तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि एसटीआर पावर सप्लाई में जो अनेकों कंपोनेंट लगे हुए थे ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो अगर इस वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे और पूरा जो है शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अगर आप वॉच करेंगे तो बहुत ही ईजी वे में इस पावर सप्लाई को आप समझ पाएंगे। हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि एसटीआर से बना हुआ पावर सप्लाई कैसे काम करता है। यहाँ देख रहे हैं कि एक एसटीआर यूज़ किया गया है। इस एसटीआर में कुल 5 लेग निकले हुए हैं। तो जो यहाँ 5 लेग निकले हुए हैं तो यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो यहाँ पिन नंबर 1 होगा, उसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5 है। किसी भी एसटीआर से ज़रूरी नहीं कि 5 ही पिन निकला हो, पिनों की संख्या 5 से ज़्यादा भी हो सकती है और या 5 से कम भी हो सकती है। लेकिन एसटीआर पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करने से पहले हम लोगों को एसटीआर के नंबर को ध्यान में रखना होता है कि एसटीआर कितने नंबर का पावर सप्लाई में यूज़ किया गया है और उसी अनुसार से किसी भी एसटीआर पावर सप्लाई की हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। तो एसटीआर अगर पावर सप्लाई अगर एक एसटीआर पावर सप्लाई का रिपेयरिंग अगर आप बहुत ही ईजी वे में भली भांति अगर कर पाएंगे तो आसानीपूर्वक जो है अन्य नंबर के भी एसटीआर पावर सप्लाई की आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि एसटीआर पावर सप्लाई की रिपेयरिंग हम लोग किस सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये एसटीआर पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम के जरिए आप बहुत ही ईजी वे में ये समझ पाएंगे कि एसटीआर का पावर सप्लाई कैसे काम करता है। जब एक एसटीआर से बना हुआ सर्किट डायग्राम के बारे में जान पाएंगे तो उसी प्रकार से अनेकों नंबर के जो एसटीआर जो अलग अलग टेलीविजन सेट में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में भी बहुत ही ईजी वे में आप जो है समझ पाएंगे और उनका रिपेयरिंग कर पाएंगे। यह पावर सप्लाई जो है फ्री में काम नहीं करेगा। इस पावर सप्लाई को सबसे पहले 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए एक एसी कोड होता है। एसी कोड में हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जब 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं तो उस सप्लाई को आगे चल करके ऑन और ऑफ करने के लिए ऑन ऑफ स्विच यूज में लाते हैं और ऑन ऑफ स्विच के बाद यही एसी सप्लाई को लेकर के एक फ्यूज़ के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता है उस फ्यूज़ का नंबर वैल्यू होता है लगभग 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया जाता है और फ्यूज़ के बाद इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि एसी वोल्ट में आने वाले हाई फ्रीक्वेंसी को समाप्त करने का काम करता है। इसके बाद लाइन फिल्टर यूज़ में लाया जाता है जो कि एसी वोल्ट में आने वाले नॉइज़ को यानी कि शोरगुल को यानी कि एसी वोल्ट में आने वाले अचानक उतार चढ़ाव को रोकने का काम करता है। इसके बाद यही एसी वोल्ट को आगे चल करके एक पीटीसी के द्वारा डिकोसिंग कॉइल को देते हैं। डिकोसिंग कॉइल के एक टर्मिनल को डायरेक्ट एसी वोल्ट की सप्लाई देते हैं और दूसरे टर्मिनल को दूसरे लाइन से पीटीसी के द्वारा डिकोसिंग कॉइल को सप्लाई। पीटीसी कुछ सेकंड के लिए ही डिकोसिंग कॉइल को सप्लाई देने का काम करता है। जैसे ही डिकोसिंग कॉइल को सप्लाई प्राप्त होती है तो यह डिकोसिंग कॉइल जो कि पिक्चर ट्यूब के बॉडी पर लगा होता है, ये पिक्चर ट्यूब को डिमैग्नेटाइज करने का काम करता है। तो अगर पिक्चर ट्यूब की स्क्रीन पर कलर का धब्बा प्राप्त हो तो उस स्थिति में डिकोसिंग कॉइल और उससे रिलेटेड जो पीटीसी होता है उसकी जो है खराबी होती है या पिक्चर ट्यूब जो है सही रूप से डिमैग्नेटाइज नहीं होगा तो उस स्थिति में जो है आपका जो है कलर का धब्बा प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि 220 वोल्ट की जो एसी जो यहाँ दी है वो विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा विभिन्न पुर्जों के द्वारा यह 220 वोल्ट एसी को डीसी में बदलने के लिए आगे चल करके ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड यूज में लाते हैं। यहाँ चारों डायोड के द्वारा उस एसी वोल्ट को डीसी में बदला जाता है। यहाँ देखेंगे कि इस डायोड के द्वारा यहाँ डायोड का एनोड है और यहाँ कैथोड है। इस डायोड के द्वारा हमको पॉजिटिव वोल्ट प्राप्त होगी जबकि इस डायोड के द्वारा यहाँ निगेटिव प्राप्त होगी। ठीक इसी तरीके से इस लाइन में आने वाले निगेटिव और पॉजिटिव में, क्योंकि एसी वोल्ट में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इस लाइन में आने वाले निगेटिव और पॉजिटिव में से जितने भी आपके निगेटिव होंगे वो निगेटिव यहाँ चले आएंगे। इस डायोड के द्वारा यहाँ पर निगेटिव है और जबकि इस डायोड के द्वारा हमको पॉजिटिव वोल्ट प्राप्त होगी। और यहाँ डायोड को जहाँ कैथोड होते हैं वहाँ पॉजिटिव वोल्ट प्राप्त होती है और जहाँ 2 डायोड के एनोड होते हैं वहाँ हमको निगेटिव वोल्ट प्राप्त होती है। और यह निगेटिव और पॉजिटिव वोल्ट को फिल्ट्रेशन करने के लिए आगे चल करके इसी पावर सप्लाई में सबसे बड़ा साइज का एक कैपेसिटर लगाया जाता है जिसका वैल्यू होता है लगभग 100 MFD 450 वोल्ट का। इस कैपेसिटर के द्वारा इधर से आने वाले एसी को जो डायोड के द्वारा डीसी में बदला जाता है तो उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो यही लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के आगे चल करके एसएम ट्रांसफार्मर को देते हैं। यहाँ 220 वोल्ट देते हैं लेकिन ये कैपेसिटर चार्ज होकर के उस वोल्ट को लगभग 300 वोल्ट बनाने का काम करता है। तो लगभग यहाँ पर आपको 300 वोल्ट प्राप्त होगी और जो यहाँ 300 वोल्ट प्राप्त होगी तो यही 300 वोल्ट की सप्लाई लेकर के इस एसटीआर पावर सप्लाई में लगा हुआ जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और जबकि दूसरे
टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं। फ्रीक्वेंसी देने के लिए एसटीआर के पावर सप्लाई में एसटीआर लगा होगा, और अगर ट्रांजिस्टराइज पावर सप्लाई होगा तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टराइज पावर सप्लाई में लगभग 3 ट्रांजिस्टर है पावर सप्लाई के हॉट एरिया में लगाए जाते यूज़ किए जाते हैं। जबकि एसटीआर का जब पावर सप्लाई होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का ट्रांजिस्टर का यूज़ अलग से नहीं करना होता है, यानी कि 3 ट्रांजिस्टर का काम है यहाँ एसटीआर अकेले करेगा। यह जो एसटीआर है वो तीनों ट्रांजिस्टर का काम यहाँ अकेले करता है। तो इस एसटीआर के आज जो है बारे में हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे कि यह एसटीआर कैसे काम करता है। तो देखिए, जो यहाँ लगभग 300 वोल्ट की सप्लाई एसी टू डीसी कन्वर्टर स्टेज के द्वारा डीसी वोल्ट के रूप में पॉजिटिव सप्लाई जब एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और दूसरे टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देने के लिए यहाँ पर एसटीआर यूज़ किया गया है। यहाँ जो एसटीआर है उसका नंबर है 5Q1265R RT। तो इस एसटीआर के स्थान पर 5Q0765 RT एसटीआर भी यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी जो है प्रचलित एसटीआर है, और इस एसटीआर को अगर आप समझ पाएंगे तो अनेकों नंबर के एसटीआर को बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो देखिए, इस एसटीआर में कुल 5 लेग निकले होते हैं, यानी कि इस एसटीआर से 5 लेग निकले होंगे। तो एसटीआर के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करके जब देखेंगे तो पिन नंबर 1 लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो गिनती करेंगे, यानी कि यहाँ से पिन नंबर 1 होगा। लेफ्ट से राइट की तरफ से गिनती करेंगे तो यहाँ पिन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। एसटीआर के लिखे हुए भाग को सामने, लेग को नीचे करेंगे और उसके बाद बाएं से दाएं पिनों की गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर के 5 पिन बने हुए हैं। और अगर इन 5 पिनों के बारे में अगर हम लोग जान पाएंगे तो बहुत ही इजी वे में ये समझ पाएंगे कि एसटीआर का पावर सप्लाई कैसे काम करता है। लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि एसएमपीएस पावर सप्लाई कैसे काम करता है। एसएमपीएस पावर सप्लाई का सिस्टम यही है कि एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और एक टर्मिनल को जब फ्रीक्वेंसी देते हैं उसके सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं। क्यों? ताकि टेलीविजन सेट में अनेकों विभाग जो बने होते हैं उन विभाग को अलग अलग सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो उनकी सप्लाई को देने के लिए ही एसएमपीएस जो पावर सप्लाई होता है उसमें लगा हुआ एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट आउट होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देने के लिए जो यहाँ एसटीआर यूज़ किया जाता है, इस एसटीआर में हम लोग 5 पिनों के बारे में आज बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो देखिए, एसटीआर का जो पिन नंबर 1 जो होता है वो ड्रेन होता है, और ये जो 1 नंबर पिन जो ड्रेन होता है, इस पिन नंबर 1 से ही फ्रीक्वेंसी आउट होता है, फ्रीक्वेंसी निकलता है। यानी कि यह जो है एसटीआर का पिन नंबर 1 और 2 स्विचिंग करते हैं आपस में, 1 सेकंड में हज़ारों बार आपस में सटते हैं और हटते हैं। तो यहाँ जो है जब ये जो दोनों लेग जब स्विचिंग करेंगे, यहाँ पर एसटीआर के अंदर इंटरनली जो है दोनों लेग आपस में क्या होते हैं तो कनेक्ट होते हैं और डिस्कनेक्ट होते हैं। और जब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसी स्थिति में जब ये दोनों लेग कनेक्ट होंगे तो यहाँ निगेटिव वोल्ट प्राप्त होगी, और जब दोनों लेग डिस्कनेक्ट होंगे तो उस स्थिति में इधर से पॉजिटिव वोल्ट प्राप्त होगी। तो यहाँ जो है इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में निगेटिव और पॉजिटिव 1 सेकंड में हज़ारों बार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ एसी उत्पन्न होता है, और वह एसी जब उत्पन्न होता है तो वह एसी वोल्ट जो है आगे चल करके सेकेंडरी से आउट होना स्टार्ट हो जाता है, और उस एसी को डीसी में बदलने के लिए आगे चल करके विभिन्न मान के जो है आप डायोड और कैपेसिटर यूज बनाते हैं और डीसी वोल्ट प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ ये भी सेकेंडरी है, इधर से भी सेकेंडरी से वोल्ट आउट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हॉट एरिया का जो सेकेंडरी है, इस सेकेंडरी के वोल्ट को लेकर के इस एसटीआर को देते हैं। लेकिन एसटीआर के बारे में जानना ये है कि एसटीआर को काम करने के लिए सप्लाई देना होता है। एसटीआर फ्री में काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए पहले सप्लाई देते हैं। जब सप्लाई देंगे तभी इसके अंदर स्विचिंग होती है। एसटीआर का पिन नंबर जो 3 होता है उसको हम लोग वीसीसी बोलते हैं। यहाँ एसटीआर के पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई देना होता है। तो स्टार्टिंग सप्लाई क्या करते हैं कि यह 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा 120 किलो के 2 रजिस्टर के द्वारा इसके एसटीआर के पिन नंबर 3 को सप्लाई देते हैं। क्यों? क्योंकि एसटीआर तभी काम करता है जब उसके पिन नंबर 3 को सप्लाई देते हैं। तो एसटीआर के पिन नंबर 3 को जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक एसटीआर के अंदर स्विचिंग नहीं होगा। और स्विचिंग कब होगा? जब एसटीआर के पिन नंबर 3 को सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देने के लिए जो 300 वोल्ट का जो लाइन होता है हॉट एरिया का, उस लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा इसको हम लोग सप्लाई देते हैं। लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। और यहाँ
आपका वोल्ट आवश्यकता से अधिक नहीं हो, अगर आवश्यकता से अधिक वोल्ट हो जाएगी तो उस स्थिति में ये एसटीआर खराब भी हो सकता है। तो एसटीआर के वोल्ट को कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ देखेंगे कि एसटीआर के पिन नंबर 3 के साथ एक जीनर यूज किया जाता है। लगभग 18 वोल्ट 1 वाट का जीनर लगा होता है और ये जो जीनर जो होता है वो क्या करता है कि इधर से आने वाले वोल्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ के वोल्ट को फिक्स बनाए रखने के लिए देखिएगा कि इसी लाइन के साथ एक यहाँ पर 100 mFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज किया जाता है। कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज को घटने नहीं देता है और जबकि जीनर वोल्टेज को बढ़ने नहीं देता है। और लगभग यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं हो, 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में ये समझिए कि 300 वोल्ट के लाइन से 2 रजिस्टर की खराबी होगी, या यह जीनर शॉर्ट हो जाएगा, या कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ 15 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो उस स्थिति में एसटीआर के अंदर स्विचिंग स्टार्ट हो जाता है। और स्विचिंग जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस स्थिति में यहाँ से फ्रीक्वेंसी देते हैं। एसएम ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी, प्राइमरी के एक टर्मिनल को फ्रीक्वेंसी देते हैं और जबकि दूसरे टर्मिनल को वोल्ट देते हैं। जब वोल्ट और फ्रीक्वेंसी देते हैं तो इसके सेकेंडरी से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी सेकेंडरी है तो यहाँ से भी वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब यहाँ से वोल्ट निकलना स्टार्ट होता है तो यहाँ के वोल्ट, ये सेकेंडरी है तो यहाँ से निकलने वाला वोल्ट को एक जो है एक टर्मिनल देखेंगे कि निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, हॉट एरिया के निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, और जबकि दूसरे टर्मिनल से निकलने वाला वोल्ट एक 10 ओम के रजिस्टेंस के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा ये वोल्ट यहाँ पहुँच देते हैं। और यहाँ से निकलने वाला वोल्ट एक डायोड के द्वारा यहाँ देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वोल्ट प्राप्त होता है तो यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हो जो कि वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद फिर यहाँ पर 470 ओम के रजिस्टर के द्वारा वही सप्लाई ले जा करके एसटीआर के पिन नंबर 3 को अब परमानेंट की सप्लाई देते हैं। टेम्पोररी सप्लाई यहां से लेकर के 2 रजिस्टर के द्वारा यहां दिए और इसके बाद जैसे ही एसटीआर स्विचिंग करना स्टार्ट कर देता है तो यहां से परमानेंट सप्लाई आपको आउट होती है, निकलती है, और उसी सप्लाई को लेकर के डायोड के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा अब परमानेंट सप्लाई एसटीआर के पिन नंबर 3 को लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जैसे ही 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं एसटीआर के पिन नंबर 1 से परमानेंट फ्रीक्वेंसी निकलनी शुरू हो जाती है और यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हैं, यहाँ वोल्ट देते हैं तो विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे एसटीआर का पिन नंबर 5 और एसटीआर का पिन नंबर 4, ये दोनों जो है रेगुलेटर पिन होते हैं। इनके द्वारा एसटीआर के अंदर होने वाले स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। एसटीआर के अंदर कितना स्विचिंग हो, अगर इस एसटीआर के अंदर स्विचिंग हाई होगी तो उस स्थिति में वोल्ट हाई निकलेंगे, और एसटीआर के अंदर अगर स्विचिंग लो होगी तो उस स्थिति में वोल्ट लो निकलेंगे। तो यहाँ एसटीआर के अंदर के स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 होता है। तो अगर किसी कारणवश अगर हॉट एरिया में अगर वोल्ट का लेवल हाई हो जाए या लो हो जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना वोल्ट के रूप में डायोड के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा एसटीआर के पिन नंबर 5 को देते हैं और उस प्रकार से एसटीआर अपने काम को कंट्रोल करता है और अपने पिन नंबर 1 से एक लेवल में फ्रीक्वेंसी आउट करने का काम करता है। ठीक इसी तरीके से अगर सेकेंडरी साइड का वोल्ट हाई हो जाए या लो हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए एसटीआर का पिन नंबर 4 होता है। इसको हम लोग फीडबैक पिन बोलते हैं। और ये जो फीडबैक पिन होता है इसको हम लोग फीडबैक वोल्ट प्रदान करते हैं। कहाँ का, तो यहाँ से निकलने वाला वोल्ट अगर किसी कारण बस 110 वोल्ट की सप्लाई हाई हो जाए या लो हो जाए पावर सप्लाई से, तो उस स्थिति में इसके पिन नंबर 4 को इंफॉर्मेशन देते हैं कि सेकेंडरी का सप्लाई यानी कि पावर सप्लाई से निकलने वाला 110 वोल्ट की सप्लाई हाई है या लो है, उसकी सूचना इसके पिन नंबर 4 को देते हैं। वो कैसे देते हैं तो उसके बारे में भी आज हम लोग जो है इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखें कि बहुत ईजी वे में आप समझ पाएंगे कि एसटीआर के पिन नंबर 4 को किस प्रकार से यहाँ से निकलने वाला जो वोल्ट होता है उस वोल्टेज की इंफॉर्मेशन किस प्रकार से 4 को देते हैं। अगर किसी कारण बस इसके पावर सप्लाई के सेकेंडरी का वोल्ट हाई हो जाए, लो हो जाए, तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना 2 रजिस्टर के द्वारा, एक रजिस्टर 47 किलो ओम का, फिर 47 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए पिन नंबर 1 को इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं वोल्टेज के रूप में कि यहाँ का वोल्ट हाई है या लो है, इसकी सूचना ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं। अगर यहाँ का वोल्ट हाई होगा तो उस स्थिति में TL
431 का एडजस्टेबल जीनर होता है, इसके पिन नंबर 1 का वोल्ट भी हाई होगा। अगर यहाँ का वोल्ट लो होगा तो यहाँ का वोल्ट भी लो होगा। और यहाँ के वोल्ट को आवश्यकता अनुसार हाई और लो आप जो है मैनुअली रूप से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रीसेट लगा होता है। प्रीसेट के 2 टर्मिनल है, ऐसे होते हुए इसके टर्मिनल नंबर जो TL431 होता है उसके टर्मिनल नंबर 1 से जुड़ा होता है प्रीसेट के 2 टर्मिनल। जबकि जो तीसरा जो टर्मिनल होता है वो एक रजिस्टर के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है और यही टर्मिनल एक रजिस्टर के द्वारा पॉजिटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लाइन से 2 रजिस्टर लगाते हैं और यहाँ पर फिक्स वोल्ट प्राप्त करते हैं। और जब इस प्रीसेट की ट्यूनिंग करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट जो है वेरी होता है, बदलता है। तो अगर आप वोल्टेज को एडजस्ट करना चाहते हैं, वोल्टेज को कम या अधिक करना चाहते हैं, पावर सप्लाई से आउटपुट से निकलने वाले वोल्ट को हाई या लो करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इस प्रीसेट की ट्यूनिंग करेंगे। जब यहाँ ट्यूनिंग करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट जो है चेंज होता है, बदलता है। अगर यहाँ का वोल्ट नहीं बदले तो उस स्थिति में या तो प्रीसेट की खराबी होगी या यहाँ से यहाँ लगे हुए निगेटिव लाइन से या पॉजिटिव लाइन से लगे हुए रजिस्टर की खराबी होगी। और इस प्रकार से यहाँ का वोल्ट जो है आप मैनुअली रूप से भी चेंज कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक ढंग से अगर वोल्ट यहाँ का वोल्ट हाई हो जाए या लो हो जाए तो इसकी इन्फॉर्मेशन 2 रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए TL431 के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। तो जो वास्तविक रूप में जो TL431 होता है उसके लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करेंगे तो 1 2 3 यानी कि कुल मिलाकर के 3 इसके लेग निकले होते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस पावर सप्लाई में कि यहाँ प्रीसेट के जस्ट बगल में यहाँ पर TL431 यूज़ किया गया है। और इसके बाद देखिएगा कि ऐसे होते हुए TL431 के बाद एक यहाँ पर PC817 है, ऑप्टो कपलर यूज़ किया गया है। तो यहाँ देखिएगा कि एक यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर यूज़ किया गया है और यहाँ TL431 जो है यहाँ यूज़ किया गया है। हम लोग आगे समझेंगे कि जो DTH का जो पावर सप्लाई होता है उसमें भी यह TL431 यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ PC817 जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्टो कपलर यूज़ किया जाता है। किस लिए? तो DTH के पावर सप्लाई के वोल्टेज को कंट्रोल में रखने के लिए ही यहाँ पर TL431 और PC817 यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये जो DTH का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में भी देखेंगे कि यहाँ पर TL431 जो है यूज़ किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर PC817 यूज़ किया गया है। तो इस सर्किट डायग्राम को अगर आप सही रूप से समझ पाएंगे तो आसानी पूर्वक इस DTH के पावर सप्लाई में भी लगा हुआ यह TL431 है और साथ ही साथ यहाँ पर लगा हुआ PC817 यानी कि ऑप्टो कपलर है। इसके बारे में हम लोग जो है बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी कारणवश अगर इस STR के पिन नंबर 1 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी का लेवल हाई हो जाए, लो हो जाए, तो उसी स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो हो सकता है। तो उस स्थिति में ऐसे होते हुए 2 रजिस्टर के द्वारा TL431 के टर्मिनल नंबर 1 को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं एज ए वोल्टेज के रूप में यहाँ जो है सूचना देते हैं कि यहाँ का वोल्ट हाई है या लो है। और यहाँ जैसे ही वोल्ट हाई और लो होता है तो उस स्थिति में इसके अंदर जो है जीनर डायोड लगा होता है जो कि वेरिएबल जीनर होता है। उस जीनर डायोड जो इसके अंदर लगा होता है TL431 के जो अंदर जो जीनर लगा होता है उसका टर्मिनल नंबर जो 2 होता है वह जीनर डायोड के एनोड से जुड़ा होता है, जबकि जो टर्मिनल नंबर जो TL431 का जो 3 होता है वह जीनर डायोड के कैथोड से जुड़ा होता है। और जो पिन नंबर जो 1 होता है यानी कि टर्मिनल नंबर जो 1 होता है वो एडजस्ट पिन होता है, यानी कि यहाँ का वोल्ट जब लो और हाई होता है तो यहाँ लगा हुआ जो जीनर होता है उसका वैल्यू चेंज होता है। आप कितने वोल्ट का जीनर यूज़ करना चाहते हैं, 6 वोल्ट का जीनर यूज़ करना चाहते हैं कि 5 वोल्ट का जीनर यूज़ करना चाहते हैं कि 4 वोल्ट का जीनर यूज़ करना चाहते हैं या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या कितने वोल्ट का जीनर यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का वेरिएबल जीनर होता है। और ये जीनर में देखेंगे कि यह कैथोड होगा और यह एनोड होगा। और इस जीनर के वैल्यू को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए ही इसका पिन नंबर 1 होता है यानी कि टर्मिनल नंबर 1 होता है। जब यहाँ का सेकेंडरी के पावर सप्लाई का सेकेंडरी का वोल्ट हाई और लो होता है तो उस स्थिति में इस जीनर का वैल्यू चेंज होता है, बदलता है। और बदलता है तो क्या होता है, तो यहाँ का वोल्ट जो है हाई और लो होगा, क्योंकि इस जीनर का एनोड देखेंगे कि निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी का जो निगेटिव लाइन होगा उस निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। और जब यह
जब यहाँ का वोल्ट हाई और लो होगा उस स्थिति में इस जीनर का वैल्यू चेंज होगा, और जीनर का अगर वैल्यू चेंज होता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी चेंज होगा, बदलता है। अगर जीनर 6 वोल्ट का अगर कहीं किसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो उस स्थिति में जीनर डायोड क्या करता है कि अगर 6 वोल्ट का जीनर यूज करते हैं तो वह जीनर डायोड अपने कैथोड पर हर स्थिति में 6 वोल्ट ही रहने देता है और बाकी वोल्ट को निगेटिव लाइन में ले जाकर के नष्ट करता है। तो यहाँ पर वोल्ट कहाँ से प्राप्त होगी, तो यहाँ को वोल्ट देने के लिए इसी पावर सप्लाई में यानी कि STR पावर सप्लाई के सेकेंडरी से 11 वोल्ट यानी कि 11 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है, और यहाँ की सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए एक रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए ऑप्टो कपलर के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। ऑप्टो कपलर जो कि DTH के पावर सप्लाई में भी लगा होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे कि यहाँ पर ऑप्टो कपलर यूज़ किया गया है, तो वही ऑप्टो कपलर यहाँ यूज़ किया है। ऑप्टो कपलर में देखेंगे कि एक बिंदु बना होता है यानी कि एक पॉइंट बना होता है, और जो पॉइंट बना होता है उसको ऑप्टो कपलर का टर्मिनल नंबर 1 मानते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। जहाँ पॉइंट बना होता है ऑप्टो कपलर में उसको 1 मानेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। ऑप्टो कपलर के बारे में क्या जानना है कि यहाँ से निकलने वाला 11 वोल्ट की सप्लाई, इस पावर सप्लाई से 11 वोल्ट की भी स्पेशल सप्लाई आउट होती है, किसके लिए, तो ऑप्टो कपलर का काम करने के लिए। यहाँ से निकलने वाला 11 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के एक रजिस्टर के द्वारा ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ एक डायोड होता है यानी कि LED लगा होता है। ऑप्टो कपलर के अंदर ही LED लगा होता है और यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो पहले इस ऑप्टो कपलर के 1 और 2 के बारे में जानेंगे। यहाँ से निकलने वाला सप्लाई ऐसे होते हुए ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ LED के एनोड को देते हैं। यहाँ एनोड लिखा हुआ है और यहाँ कैथोड लिखा हुआ है। C का मतलब है कैथोड है और A का मतलब है एनोड है। तो यहाँ से निकलने वाला सप्लाई एक रजिस्टर के द्वारा 70 ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ सप्लाई देते हैं। जो यहाँ सप्लाई देंगे तो इस LED के द्वारा इस LED के अंदर ही अंदर यही सप्लाई हमको इस TL431 जो एडजस्टेबल जीनर होता है उसके टर्मिनल नंबर 3 पर सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर इसके सेकेंडरी का वोल्ट हाई होगा या लो होगा तो यह जीनर का वैल्यू भी हाई और लो होगा, और उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी हाई और लो होगा। जब वोल्ट यहाँ का हाई लो होगा तो उस स्थिति में यह जो ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ जो LED होगा वो हाई और लो ग्लो करेगा, यानी कि अधिक और कम यह लाइट प्रदान करने का काम करता है। किसको, तो यहाँ लगा हुआ फोटो ट्रांजिस्टर को लाइट देने का काम करता है। ऑप्टो कपलर का जो टर्मिनल नंबर जो 3 होता है वह जो है फोटो ट्रांजिस्टर के इमीटर से जुड़ा होता है। तो इसका इमीटर देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, जबकि कलेक्टर देखेंगे कि ऐसे होते हुए इस STR के टर्मिनल नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर यहाँ का वोल्ट हाई और लो होगा तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई और लो होगा, और जब यहाँ का वोल्ट हाई लो होगा तो यहाँ LED कम और ज़्यादा ग्लो करेगा, और जब कम और ज़्यादा ग्लो करेगा तो इसके इमीटर और कलेक्टर आपस में कम और ज़्यादा सटेंगे, यानी कि आपस में जब ज़्यादा कनेक्ट होंगे या लो कनेक्ट होंगे, और जब ये आपस में जब कम और ज़्यादा जब टच करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ का निगेटिव सप्लाई आपको यहाँ कम और ज़्यादा प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ का वोल्ट चेंज होगा। तो इस प्रकार से इस पावर सप्लाई के जरिए ऑटोमेटिक ढंग से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है कि अगर किसी कारणवश STR के पिन नंबर 1 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी का लेवल हाई होता है तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट हाई होता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हुए इस ऑप्टो कपलर के द्वारा ऐसे होते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन इसके फीडबैक पिन नंबर 4 को देते हैं, और जैसे ही इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि यहाँ का वोल्ट हाई है, तो ये STR अपने काम को कंट्रोल करता है और यहाँ का फ्रीक्वेंसी को लो करने का काम करता है। अगर आवश्यकता से अधिक फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्ट भी आवश्यकता से अधिक लो हो जाएगा। तो यहाँ का अगर वोल्ट आवश्यकता से अधिक लो हो जाएगा तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हुए इस PC 817 के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ देते हैं, और इस प्रकार से ऑटोमेटिक ढंग से यह STR अपने फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो STR के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मुख्य रूप से 4 और 5 नंबर पिन बने होते हैं। 4 के द्वारा सेकेंडरी साइड के वोल्ट में होने वाले उतार चढ़ाव की इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करते हैं, और 5 के द्वारा प्राइमरी साइड में होने वाले वोल्टेज में आवश्यकता से अधिक वोल्ट अगर हाई और लो हो जाए तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे करके STR के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से STR के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 4 और 5
पिन बने होते हैं। तो अगर पावर सप्लाई से वोल्ट आवश्यकता से अधिक हाई निकले या लो निकले तो उस स्थिति में मुख्य रूप से STR के पिन नंबर 5 और 4 से रिलेटेड कंपोनेंट की जांच करते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली रूप से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से यह STR पावर सप्लाई काम करता है, और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे समझेंगे कि खराबी सेकेंडरी साइड में है या प्राइमरी साइड में है। इसकी भी हम लोग जो है बहुत ही ईजी वे में आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकली रूप से हम लोग समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।